अच्छा, अब अगर आप देखें ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनिलयूरियाज का, तो इसमें आप डायग्राम देखें 41.2, जिसमें सबसे पहले नॉर्मल प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, फिर आपका जो ड्रग है वो कहाँ पर जाकर एक्ट करेगा हम उसको देख लेंगे। ठीक है, जैसे आप देखें कि ये ग्लूकोज उन्होंने दिखाया हुआ है एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पर, कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के जरिए, जो कि GLUT2 ट्रांसपोर्टर है, उस ट्रांसपोर्टर के जरिए आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर चला जाता है। वहां पर उस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है, वो एटीपी में कन्वर्ट होता है, वो एटीपी जाके उसी मेम्ब्रेन, ये जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल की मेम्ब्रेन के अंदर पोटाशियम चैनल होता है उसको जाकर ये क्लोज कर देती है। जब क्लोज होता है, पोटाशियम आयंस का इफ्लक्स नहीं होता, आपकी मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती रहती है, मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हो जाती है। जब मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होती है तो उसकी वजह से जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सॉरी ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और वो कैल्शियम जाकर इंसुलिन की एक्सोसाइटोसिस करा के इंसुलिन को बॉडी में रिलीज करा देती है। ये है आपका नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन अगर किसी पेशेंट में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रही, तो क्या होगा, सल्फोनिलयूरियाज ड्रग्स जैसे हम यूज करते हैं। सल्फोनिलयूरियाज का काम क्या है कि इन्होंने आपके पोटाशियम चैनल को आकर परमानेंटली कह दें, ये जितनी देर तक ड्रग का एक्शन रहेगा उतनी देर तक, परमानेंटली तो नहीं, जितनी देर तक उस ड्रग का एक्शन रहेगा उतनी देर तक उसने आपके पोटाशियम चैनल को क्या रखना है, ब्लॉक रखना है, जिसकी वजह से ना पोटाशियम इफ्लक्स होगा, ना ही जो है वो आपका मतलब पोटाशियम इफ्लक्स नहीं होगा, और इसकी वजह से आपके मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हुई रहेगी, कैल्शियम अंदर आता रहेगा और एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन करवाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ही इंसुलिन के प्रोडक्शन को सल्फोनिलयूरियाज प्रोड्यूस करा देते हैं बाय कॉजिंग द मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। ठीक है, अच्छा इसकी डायग्राम यहाँ बेशक कर लें, इसका काम जो है वो मतलब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप आए तो हमारे पास क्या है कि टॉक्सिसिटीज इस क्लास की अगर आप देख लें। ठीक है, टॉक्सिसिटी में आपको याद रखने की अलग अलग जरूरत नहीं है, जैसे इन्होंने मेंशन किया है कि ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइजिपाइड। ठीक है, कोई इतना याद रखने की जरूरत नहीं अलग अलग से कि कौन से ड्रग की टॉक्सिसिटी क्या है। ओवरऑल सल्फोनिलयूरियाज ड्रग्स की आप टॉक्सिसिटी को याद रखें। क्या करते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया करा सकते हैं, जो भी मैंने हैजर्ड्स ऑफ इंसुलिन यूज भी आपको बताया उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया था। ये ऑब्वियस सी बात है कि ड्रग जो कि हाइपर ग्लाइसीमिया से नॉर्मल कराने के लिए दिया जा रहा है, अगर उसका ओवरडोजेज हो जाए तो वो मे बी नॉर्मल से नीचे ले जाए लेवल्स को, ग्लूकोज के लेवल्स को। बाकी जो है वो हमारे पास क्या करते हैं कि ओल्डर सल्फोनिलयूरियाज, अच्छा इसमें ना आपने याद रखना है ओल्डर सल्फोनिलयूरियाज कौन से हैं और न्यूअर कौन से हैं। ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ओल्डर और न्यूअर के नाम से भी आपका एससीक्यू आया हुआ है। ठीक है ना, तो इनके नाम बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ने हैं, ये एससीक्यू में आए हुए हैं, इनके इवन नेम्स भी ड्रग्स के अलग से। अच्छा, जो ओल्डर सल्फोनिलयूरियाज हैं वो क्या करते हैं कि आपके सीरम के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, और इसको भी आप छोड़ें, रहने दें, ये इफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये करें कि ये रैश या एलर्जिक रिएक्शंस करा देते हैं, और तीसरा कि ये वेट गेन करा देते हैं। ठीक है, 3 इसके इफेक्ट्स हैं, 2 वही जो हमने हैजर्ड्स ऑफ इंसुलिन यूज़ पढ़े थे, एक हाइपोग्लाइसीमिया, एक इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें आपका जो है वो ड्रग रिएक्शंस, रैश और एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहें तो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि सीरम प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं, उसकी जगह आप ड्रग इंटरेक्शन लिख दें, लेकिन वाइवा में ना बोलिएगा, वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, ऐसा जितनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी जो लाइन लिखी हुई है, लेकिन अगर वो आप खुद मुंह से बोल देते हैं कि ड्रग इंटरेक्शंस, तो वो पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, वेट गेन क्या है, वेट गेन भी हो सकता है इसकी वजह से, जो कि अनडिजायरेबल इफेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो लीन होते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स ऑलरेडी ओबीस होते हैं, तो ऊपर से हम ड्रग ऐसा दे रहे हैं जो कि वेट ज़्यादा करा रहा है, तो ओवर वेट जो है वो इसका अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है। ठीक है जी, उसके बाद आप आगे हैं तो हमारे पास क्या है, बिगवेनाइड्स, ये ड्रग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिगवेनाइड्स या मेटफॉर्मिन, ये तो आपने कॉमनली अगर डायबिटीज का पेशेंट घर में भी है तो उसको देखें, मेटफॉर्मिन तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन में लाजमी होगी। मेटफॉर्मिन किसी भी पेशेंट को, किसी लेमैन को भी पता होगा कि डायबिटीज के लिए जो यूज कर रहा हो या उसके आसपास वालों को, कि मेटफॉर्मिन जो है वो ड्रग डायबिटीज के लिए दी जाती है। तो मेटफॉर्मिन क्या है कि ये बिगवेनाइड ग्रुप से बिलोंग करती है, और ये पोस्ट प्रेंडियल और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल दोनों को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। ठीक है, ये काम किस तरह से करती है,
इसके एक्शंस को या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को याद रखना है कि एक तो इसने क्या करना है, एंड जाहिर सी बात है डायबिटीज़ को कंट्रोल कराने वाली ड्रग है, तो ये हेपेटिक और रीनल ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देती है। कि जो लीवर ग्लूकोनियोजेनेसिस का मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ग्लूकोज नहीं है तो हम नॉन जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स हैं उसको यूज़ करके आप एनर्जी आपकी बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें वेरियस अमाइनो एसिड्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसने क्या करना है, पहली चीज़ तो उसको जाके रोकना है। ठीक है, कि आपका क्योंकि ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा रही, ग्लूकोज तो सिर्फ ब्लड में पड़ी है, ग्लूकोज है तो सही आपकी बॉडी में, लेकिन आपकी सेल्स को तो एनर्जी चाहिए। जब ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा रही, उनको तो एटीपी नहीं मिल रही, तो हिपैटिक और रीनल सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स को यूज करके एनर्जी बनाने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से पहला काम तो ये क्या करती है कि हिपैटिक और रीनल ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोक देती है। दूसरा काम ये क्या करती है कि ये ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देती है, कि जो एक्चुअल एनर्जी है वो उसको यूज करे बॉडी। ठीक है, ग्लूकोज को यूज करे। एंड ग्लाइकोलाइसिस इन पेरिफेरल टिश्यूज, ग्लाइकोलाइसिस भी आपको पता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को कहते हैं। ठीक है, और जीआईटी ट्रैक से आपकी क्या करती है कि ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करा देती है, प्लाज्मा के ग्लूकागोन लेवल्स को कम करा देती है। ठीक है, क्योंकि जब आपका हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन होती है उसमें ग्लूकागोन भी रिलीज हो रहा होता है, तो ये ग्लूकागोन के लेवल्स को भी बॉडी में कम करा देती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि एक एएमपी स्टिमुलेटेड प्रोटीन काइनेज के ज़रिए ये आपका जो लीवर है उसके अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम कराती है। ठीक है, जो पेशेंट्स जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स, उसमें मेटफॉर्मिन आपकी एंडोजीनस इंसुलिन प्रोडक्शन को कम करा देती है, यानी जो आपके पैंक्रियाटिक, क्योंकि मैंने बताया टाइप 2 में इंसुलिन रिलीज हो रही होती है लेकिन उसकी रेजिस्टेंस है, इसलिए जो बिग्वेनाइड या मेटफॉर्मिन है वो क्या करती है कि जिन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो उनमें एंडोजीनस इंसुलिन प्रोडक्शन को कम कर देती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट है, जाहिर सी बात है कि इंसुलिन यूज नहीं हो रही। ठीक है, एंड बिकॉज इट डजंट इंक्रीज वेट। ठीक है, और ये वेट को भी इंक्रीज नहीं करती, इसलिए ये फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट्स के अंदर। आप ये एससीक्यू भी आया हुआ है कि आप ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में से सबसे ज्यादा प्रेफर कौन सी ड्रग को करते हो, तो वो आपकी मेटफॉर्मिन है। और उसको यूज करने का फायदा ये है कि नंबर 1 कि ये क्या करते हैं, एंडोजीनस इंसुलिन प्रोडक्शन को कम कर देता है। ठीक है, या बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इनहेंस कर देता है। ठीक है, पहले ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही थी बट नो रिजल्ट्स, अब ये सेंसिटिविटी को इसने बढ़ा दिया और एंडोजीनस प्रोडक्शन को कम कर दिया, मतलब जितनी है उतनी ही सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया। ठीक है, और प्रोडक्शन को कम करके सेंसिटिविटी को बढ़ाया। और तीसरा ये है कि ये वेट गेन भी नहीं कराती। ठीक है, पेशेंट का वेट गेन नहीं होने देती, तो इसलिए ये मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग है। इसकी 3 रीजंस है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि इसके अलावा दूसरा यूज इसका ये है कि पीसीओएस वाली फीमेल्स जो होती है ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिन फीमेल्स का होता है। ठीक है, आपको शायद इस डिजीज का पता हो या शायद ना भी पता हो। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ये होता है कि आपका ना सिस्ट बन जाते हैं ओवरी के अंदर छोटे छोटे से, और फीमेल जो है ना उसका मतलब नॉर्मल या रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रहता। उसका जो साइकिल है वो 40 दिनों से ऊपर का होता है, यानी कि पीरियड्स जो है वो थोड़ा डिले करके फिर आते हैं, 10-15 दिन के बाद आते हैं। 10-15 दिन मतलब 30 दिन पूरे होने के बाद भी ऊपर 10-15 दिन हो जाए। ठीक है, तो एनोवुलेशन होती है या प्रॉपरली नहीं हो रहे होते, या दूसरा इसका ये भी हो सकता है किसी फीमेल में कि ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाए, किसी में ये है कि हो ही ना। ठीक है, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी एक चीज क्या होती है कि उसके अंदर भी हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं, उस फीमेल में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि इस फीमेल को टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो सकती है। ठीक है, और नंबर 4 के वो पेशेंट जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर ना हो उसमें ओबेसिटी होने लग जाती है। ठीक है, इस बात का तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, ओबेसिटी होती है इसके रिजल्ट में। इसलिए हमेशा जब पीसीओएस वाली फीमेल होती है तो हम उसको बाकी ड्रग देने के साथ साथ मेटफॉर्मिन लाजमी देते हैं, जो कि बाकी डायबिटीज वाले पेशेंट्स भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो दूसरा यूज़ इसका ये है हमारे पास। टॉक्सिसिटी क्या है इसकी कि हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए बाकी एक फ़ायदा इसका ये भी है कि बाकी ड्रग्स की तरह ये हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं कराती, ठीक है। बस ये है कि ये ना ही वेट गेन ये कराती है, जैसे हमने हैज़र्ड्स पीछे पढ़े कि हाइपोग्लाइसीमिया, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस और सल्फोनिलयूरियाज़ में तो हमने वेट गेन भी पढ़ लिया। तो ये ड्रग क्या है, ना हाइपोग्लाइसीमिया कराएगी ना वेट गेन कराएगी, और बाकी ये सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन को बढ़ाएगी, इंसुलिन स्पेयरिंग इफेक्ट कराती है। बहुत सारे इसके काम है, आप इसको लिस्ट करके लिख सकते हैं कि इस वजह से ये मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग है। इसकी टॉक्सिसिटी में यही आता है जो बाकी ड्रग्स में कॉमनली होता है कि जीआईटी जो है वो आपके डिस्ट्रेस हो सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है इन पेशेंट्स में, खास तौर पर उनके अंदर जिनके अंदर ऑलरेडी कोई रीनल या लीवर डिजीज चल रही हो या अल्कोहलिज्म वाला पेशेंट हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि क्रोनिक कार्डियोपल्मोनरी डिसफंक्शन भी हो सकता है इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है थियाजोलिडाइनिडियोन्स, ठीक है, जिसमें क्या है रोजीग्लिटाजोन है, पियोग्लिटाजोन है, प्योग्लिटाजोन, जैसे भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है, ठीक है। इसमें आप क्या कर लें कि रोजी कोई लड़की का नाम है, ठीक है। ग्लिटाजोन से आपको नाम थोड़ा सा वो लग रहा होगा, ग्लिटर से रिजेंबल करता है, ठीक है। रोजी ने क्या किया, ग्लिटर्स के जोन में गई, ठीक है। रोजी ग्लिटर जोन इस टाइप का आप कर लें इसको, थोड़ा सा याद रखने में आसानी होती है, वरना ड्रग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। इसका ये है कि ये भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जितने भी टाइप 2 डायबिटीज़ वाले ड्रग्स होंगे दे इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है टाइप 2 के केस में। थियाजोलिडाइनिडियोन भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इन्हेंस करता है, ठीक है। बाकी क्या है